हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। इससे पहले दो वीडियोस में हम हाइड्रोलिक सिस्टम और टाइप ऑफ वाल्व्स के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड के, उसके टाइप्स के। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनको जाकर जरूर देखिए। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन सारे टॉपिक से मिला करके डीजीसीए के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और उनके आंसर भी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हाइड्रोलिक फ्लूइड होता क्या है। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो था वो एक सिस्टम था जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिट करते हैं। और हाइड्रोलिक फ्लूइड वो मीन्स है, मतलब कि वो तरीका है, वो चीज़ है जिसके द्वारा हम फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि हाइड्रोलिक फ्लूइड और हाइड्रोलिक पंप यही दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको हाइड्रोलिक सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम का दिल कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम का जो ये फ्लूइड होता है ये कितने तरीके का होता है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम में जितने भी फ्लूइड यूज होते हैं ये तीन तरीके के हो सकते हैं। या तो ये वेजिटेबल बेस होंगे, या फिर ये मिनरल बेस होंगे, या फिर ये फॉस्फेट ईस्टर बेस्ड फ्लूइड होंगे। जो वेजिटेबल बेस्ड फ्लूइड होता था ये डाइड ब्लू कलर का, यानी बहुत ही गाढ़े ब्लू रंग का होता था। इनका स्मेल कुछ पंजेंटी टाइप का होता था, जैसे अमोनिया का। इनको MIL मिल H7644 से डिनोट करते थे और ये बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता था। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में इसे इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होता था, बहुत ही थोड़े ही टेम्परेचर पे इसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। फिर इसके डेवलपमेंट के बाद आया मिनरल बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड, जो कि डाइड रेड यानी बहुत ही गाढ़े रेड कलर का होता था। इसका भी स्मेल कुछ पहले वाले वेजिटेबल बेस की ही तरह होता था। ये लेस फ्लेमेबल था पहले वाले से, लेकिन इस सिस्टम का, इस फ्लूइड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि लो टेम्परेचर्स में इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, जो कि हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, जितने भी लार्ज एयरक्राफ्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, जो कि लगभग 35,000 से 40,000 फीट होता है। और वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इतने कम टेम्परेचर में अगर इस फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि हम जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, या हम जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें हमें इफ़िशियंसी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इस फ्लूइड का नोटेशन MIL H5606 से किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया है, ये रेड कलर का होता है और इनका यूज़ अभी भी थोड़ा बहुत होता है, पर बहुत ही छोटे एयरक्राफ्ट में, बड़े एयरक्राफ्ट में भी इनका यूज़ नहीं किया जाता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो है फॉस्फेट ईस्टर बेस्ड फ्लूइड। इनको हम कभी कभी स्काई ड्रॉल के नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर बहुत ढेर सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें एक बड़े एयरक्राफ्ट में हाइड्रोलिक फ्लूइड के लिए चाहिए होती हैं। जैसे ये बहुत ही ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, थोड़ा बहुत डिपेंड करती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कि हम इसे बड़े एयरक्राफ्ट में यूज़ ना कर सकें। इसका एक और ख़ास एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, इसीलिए जितने भी बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें इस फॉस्फेट ईस्टर बेस्ड फ्लूइड का ही यूज़ किया जाता है। अगर हम इस फ्लूइड के कलर की बात करें तो ये क्लियर पर्पल कलर का होता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी खास प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण हम इस फॉस्फेट ईस्टर बेस्ड फ्लूइड का ही यूज़ करते हैं, और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेजिटेबल बेस और मिनरल बेस हाइड्रोलिक फ्लूइड में नहीं थी। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है फायर रेजिस्टेंट की। ये स्क्वाड्रॉल जो होता है बहुत ही ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, इनमें जो पावर ट्रांसमिट करने की इफ़िशियंसी होती है वो पहले के दोनों ही फ्लूइड से बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, इसमें हम ऐसे लिक्विड्स को मिला सकते हैं बाहर से जिनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, इन सारी चीज़ों का ग्रोथ उस फ्लूइड के अंदर नहीं होता है। तीसरा, इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। तीसरा, ये बहुत ही स्लो एजिंग करता है, इसका मतलब इसको ख़राब होने में काफ़ी टाइम लगता है, जल्दी से ख़राब नहीं हो जाता है। चौथा, इसमें केमिकल स्टेबिलिटी होती है, इसका मतलब ये जल्दी से किसी और फ्लूइड से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके कोई ऐसा चीज़ नहीं बना देता जो हमारे एयरक्राफ्ट के लिए खतरनाक हो।
तीसरी चौथी बात इसमें ये एक और है कि जो केमिकल स्टेबिलिटी है इसको इसलिए भी सूटेबल बनाती है क्योंकि जितने भी हाइड्रोलिक फ्लूइड होते हैं वो पाइप्स के थ्रू पूरे एयरक्राफ्ट में घूमते हैं। तो चांसेस इस बात के भी होते हैं कि कहीं वो उस मेटल के साथ ही ना रिएक्ट कर जाए। और इन सारी ही प्रॉपर्टीज़ में हमारा जो फॉस्फेट बेस ईस्टर फ्लूइड होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेबल होता है। और एक खास और बात कि पावर ट्रांसमिट करना तो हाइड्रोलिक फ्लूइड का एक मेन पर्पज़ है, लेकिन इसके साथ साथ इसका यूज़ एक और बहुत यूज़फुल पर्पज़ के लिए किया जाता है, वो है ल्यूब्रिकेशन। इंजन हो, पंप हो या कोई भी ऐसा मैकेनिकल पार्ट जो फ्रिक्शन करता है, उन पार्ट्स के बीच में इस हाइड्रोलिक फ्लूइड को पहुंचाया जाता है ताकि उनके बीच में होने वाला फ्रिक्शन कम हो सके। इसके साथ साथ ये उन सारे कंपोनेंट में जहां इनको भेजा जाता है वहां पर टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देते फ्रिक्शन की वजह से या किसी भी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी की वजह से। इसको यूज़ करने की दो और भी खास वजह हैं। पहला, इससे इन्वायरमेंट को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हालांकि इसे ओपन इन्वायरमेंट में रखना अलाउ नहीं होता है, फिर भी ये इन्वायरमेंट को कोई बहुत ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करता है। और एक ख़ास बात ये है कि ये हर जगह अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर अपने आपके एयरक्राफ्ट में आपको ये फ्लूइड डालना है तो आपको अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये आपको इंडिया में भी अवेलेबल मिल सकता है, हर जगह बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको यूज़ करते समय हमें क्या क्या केयरफुलनेस रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जो पहले के दो जैसे वेजिटेबल बेस और मिनरल बेस हाइड्रोलिक फ्लूइड हुआ करते थे, इनका ह्यूमन बॉडी पर थोड़ा बहुत इफेक्ट होता था, लेकिन जो स्काइड्रोल यानी जो लेटेस्ट फॉस्फेट ईस्टर बेस फ्लूइड हम यूज़ करते हैं, इसका ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी इनको यूज़ करते समय हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हमारे हाथों में ग्लव्स हों और हमारी आँखों में स्पेक्स हों, मतलब आई प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो स्काइड्रोल होता है ये कुछ फैट जो हमारे स्किन के होते हैं उनको डिज़ोल्व कर सकता है और जिससे हमें इरिटेशन हो सकती है या खुजली जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, एक और ख़ास बात कि इनका इंजेक्शन मतलब इनको बहुत ज़्यादा देर तक सूंघना अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या कंटेमिनेट कर सकते हैं हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को या फिर और हमारी बॉडी के पार्ट्स को। तो अब हम बात कर लेते हैं डीजीसीए के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का मेन पर्पज़ क्या है। उसका मेन पर्पज़ ये है कि वो पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। उसका सेकेंडरी पर्पज़ ये है कि वो ल्यूब्रिकेशन के भी काम आता है और हीट को थोड़ा डेसिपेट करता है, कम करता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मतलब मॉडर्न एयरक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा किस हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो फॉस्फेट ईस्टर बेस्ड फ्लूइड होते हैं जिनको हम स्क्वाड्रोल के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जो हमने डिस्कस किया है वो दे करके और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हैंडल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसका आंसर आपको पहले से पता है। ग्लव्स और आई प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। और एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें।